मास्टर बेस 2.0 के लेक्चर नंबर 31 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो यह है यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है फोटोमेट्री यानी कि प्रकाश मिति। देखिए प्रकाश मिति जो है वो आपके ऑप्टिक्स के जो दो सेक्शन है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है फोटोमेट्री या फिर प्रकाश मिति। तो आगे की जो भी क्लासेस होंगी आपकी वो आपकी वेव ऑप्टिक्स कर लीजिए या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स की होंगी लेक्चर नंबर 8 से आगे की तरफ। उसमें हम लोग हाइगेंस की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इंटरफेरेंस की बात करेंगे, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। रे ऑप्टिक्स का ये लास्ट टॉपिक है फोटोमेट्री, ठीक है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये टॉपिक टीजीटी के लिए करना है कि नहीं करना है, पीजीटी के लिए करना है कि नहीं करना है, जीआईसी के लिए करना है कि नहीं करना है। तो देखिए टीजीटी और जीआईसी के जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसको पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन भी है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो टीजीटी के भी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट उसके लिए ये पूरा लेक्चर देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक ही सिंगल क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, जनरल है, तो वो आप ऐसे भी जानते होंगे उसके बारे में, ठीक है। और अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसके पहले 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में, तो आप इसको बड़े ही आराम से कवर कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि इसके सप्लीमेंट्री लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, बड़े छोटे से छोटे इसमें 4 से 5 टॉपिक हैं। आपको ल्यूमिनस फ्लक्स समझ लेना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ लेना है, आपको ल्यूमिनस इफिशियंसी समझ लेना है ना। और इसके अलावा एक टॉपिक है इल्यूमिनेंस। तो यही 4 से 5 टॉपिक हैं जिनके यूनिट के ऊपर, जिनके जो उनका फार्मूला है उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके पहले क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, कैसे पढ़ाया जा चुका है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें हमने मास्टर बेस 2.0 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है और अभी तक 3 यूनिट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है। और ये चौथा यूनिट आपका ऑप्टिक्स चल रहा है। तो इसके पहले के जो तीनों यूनिट हैं उनके हमने डिटेल्ड थियरी वाले लेक्चर बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करने पर मिल जाएगा। उनके हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे चैप्टर के एक एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स भी आपको ऐप के ऊपर हमने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और आज इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, इसकी थियरी का जो लेक्चर है जिसको हम सप्लीमेंट्री लेक्चर कर रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हर एक चीज का एक्सेस वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 19 क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और हर एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे और आप उसको नोट भी करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टीजीटी में यही एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके फोटोमेट्री से रिलेट करता है और ये जनरल इंफॉर्मेशन भी है जो सबको पता होता है कि टीजीटी 2004 में आया था कि ह्यूमन आई आर मोर सेंसिटिव टू, मानव का नेत्र किस कलर के लिए, किस तरह के प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव या सुग्राही होता है, ठीक है। यानी हमारी जो आंख है वो कौन से कलर के लिए सबसे पहले अट्रैक्ट होती है या किसको वो मतलब पहले वो देखती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ रेड कलर, वायलेट कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। तो इसमें आप ध्यान रखें कि ह्यूमन आई कौन से कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ किसके लिए है कि जो अलग अलग कलर की लाइट है उसके वेवलेंथ और उसकी जो ल्यूमिनस इफिशियंसी है, ठीक है, उसके बीच में हमने एक ग्राफ खींचा था। ये ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिलता है और ये हाईएस्ट इफिशियंसी जो हमें मिलती है वो मिलती है 685 ल्यूमेन पर वाट। याद रखिए, ये वैल्यू भी याद रखिए, ल्यूमेन पर वाट, ठीक है। ये ल्यूमिनस इफिशियंसी और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर वेवलेंथ मिलता है वो होता है 5500 कह लीजिए या 5550 एंगस्ट्रॉम कह लीजिए, ठीक है। यानी कि 5550 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य की जो लाइट होती है उसके लिए हमारा नेत्र सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और उसके लिए इफिशियंसी होती ह्यूमन आई की 685 ल्यूमेन पर वॉट, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये तरंगदैर्घ्य कौन सी है, 5550 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली लाइट के लिए ह्यूमन आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और दूसरा, ये कौन से कलर में आता है, तो ये ग्रीन और ब्लू कलर का आप कह लीजिए, सॉरी ग्रीन और येलो कलर का ये मिक्सर है।
ग्रीन और येलो कलर की जो लाइट है जिसका तरंगदैर्घ्य है 5550 एंगस्ट्रॉम, इस लाइट के लिए ह्यूमन आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। बट यहां पर ऑप्शन में येलो नाम नहीं दिया था इन्होंने, तो ग्रीन आंसर इसका हो जाएगा। येलो देते तो वो भी करेक्ट हो जाता, और वेवलेंथ के टर्म में पूछते तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, और ये जो ग्राफ हमने खींचा हुआ है इफिशियंसी और वेवलेंथ के बीच में, इसको बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी कर्व। ल्यूमिनोसिटी कर्व, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में सप्लीमेंट्री लेक्चर के अंदर, या फिर आप इसको नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बस सिर्फ ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में है जो फोटोमेट्री से रिलेट करता है, बाकी आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इसमें आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये पीजीटी का है। पीजीटी 2004 में पूछा गया है कि एट अ हाइट ऑफ h मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस स्मॉल r एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटिंग, रेशियो ऑफ इल्यूमिनेंस, यहां पर ये वर्ड देखिए इल्यूमिनेंस, जिसको हम प्रदीप्ति घनत्व या प्रदीप्ति तीव्रता या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स को आप समझिएगा। इल्यूमिनेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि नाम ही यहां पर कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस आपको ये नाम, इनके बीच का डिफरेंस याद रखना होगा कि इल्यूमिनेंस बोलते हैं, या इसको हम इल्यूमिनेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, और इसको इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी भी बोला जाता है ना, इंटेंसिटी वर्ड भी यूज होता है कहीं कहीं पर। ठीक, तो इस तरीके से इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी वाले सभी लोग, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं सर हिंदी में कम एक्सप्लेन करते हैं, कम बोलते हैं। एक्चुअल में मैं आपको सच बताऊं तो क्वेश्चंस को कराने, लेक्चर को बनाने की बिल्कुल बराबर मेहनत हो जाती है सिर्फ इन क्वेश्चंस की हिंदी यानी इसको ट्रांसलेट करने। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इसकी हिंदी नहीं मिल पाती है ना, सर्च करने पर भी गूगल पर बड़ी दिक्कत होती है, तो काफी किताबों का कलेक्शन लेकर के बैठना होता है, फिर धीरे धीरे करके उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो ये काफी मुश्किल काम है, बट मैं इसको मैनेज कर रहा हूं, तो कई जगहों पर मिस हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इल्यूमिनेंस को, इसको हम बोलते हैं प्रदीप्ति। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे इसका मीनिंग क्या है। प्रदीप्ति बोल सकते हैं आप इसको, या फिर प्रदीप्ति घनत्व भी बोलते हैं, या फिर इसको प्रदीप्ति तीव्रता भी बोलते हैं। ठीक है, एक और तीव्रता होती है, ध्यान रखिएगा, एक और तीव्रता होती है जिसको हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं। और ये कौन सी तीव्रता है, ये आपकी प्रदीप्ति तीव्रता है। तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ये ध्यान देना होगा, अगर सिर्फ इंटेंसिटी वर्ड यूज हुआ है फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से इंटेंसिटी की बात हो रही है, ये ज्योति तीव्रता वाले इंटेंसिटी की बात हो रही है कि प्रदीप्ति तीव्रता वाले इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो ऐसे में आपके काम आता है, जो भी क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया होगा उसके आप मात्रक को देखेंगे तो मात्रक से आपको अंदाजा लग जाएगा प्रदीप्ति तीव्रता है कि ज्योति तीव्रता है, क्योंकि दोनों का मात्रक अलग है, दोनों के फार्मूले अलग है। ठीक, और ये जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसका फार्मूला होता है E = F/E, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जितना ज्योति फ्लक्स आपतित होता है उसको हम उसका बोलते हैं प्रदीप्ति घनत्व या फिर प्रदीप्ति तीव्रता। और पर यूनिट सॉलिड एंगल यानी एकांक आप कह लीजिए घन कोण पर जितना ये फ्लक्स आपतित होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर ज्योति तीव्रता। तो ध्यान रखना, ये आपका इल्यूमिनेंस डेंसिटी है या इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है, और ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता है। दोनों के मात्रक भी आपको यहीं पर बता देते हैं। देखिए ये जो फ्लक्स होता है इसका यूनिट होता है ल्यूमेन, तो ये हो गया ल्यूमेन, और अपान में जो एरिया है एमकेएस सिस्टम में रखेंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और सीजीएस सिस्टम में रखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जो ये आपका प्रदीप्ति तीव्रता है इसके दो मात्रक यहां से हम लिख रहे हैं, एक ल्यूमेन अपान मीटर स्क्वायर एमकेएस सिस्टम में जिसको हम लक्स भी बोलेंगे, और दूसरा हमारा है ल्यूमेन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको हम फोट बोलते हैं, फोट। और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी याद रखिए, 1 फोट इज इक्वल टू 10⁴ लक्स। ठीक है, तो आपको इल्यूमिनेंस के बारे में ये इतनी बातें याद रखनी होगी। इसके अलावा इसी इल्यूमिनेंस से रिलेटेड हमारे पास एक थियरी, एक फार्मूला जिसको हम बोलते हैं लैम्बर्ट कोज्या का सिद्धांत, लैम्बर्ट कोज्या कोसाइन रूल, और ये फार्मूला है E = I cos थीटा अपान में R²। यानी आप कह सकते हैं प्रदीप्ति घनत्व और ज्योति घनत्व के बीच का ये संबंध हुआ, E और I के बीच का ये रिलेशन हुआ। ठीक है, और ये क्या है आपका, इसको हम बोल रहे हैं, इस पूरे फार्मूले को, सिर्फ F को नहीं, ये आपका जो I है इसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका मात्रक अगर आप देखें तो फ्लक्स का मात्रक हो गया ल्यूमेन, और सॉलिड एंगल जो है
जिसको घन कोण बोलते हैं, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और यही ल्यूमेन अपान स्टेरेडियन को हम बोलते हैं क्या, कैंडिला, कैंडिला। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है या इसी को ल्यूमेन अपान स्टेरेडियन बोलते हैं। और जो आपका प्रदीप्ति तीव्रता है या प्रदीप्ति घनत्व है या प्रदीप्ति है, उसका जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन अपान मीटर स्क्वायर या ल्यूमेन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लक्स या फोट बोलते हैं। और इनके बीच का ये रिलेशन भी याद रखना है कि 1 फोट बराबर 10⁴ लक्स। ठीक है, और ये दोनों मात्रक इतने पॉपुलर हैं कि सीधे सीधे सवाल भी इसके ऊपर आता है कि लक्स किस भौतिक राशि का मात्रक है या कैंडिला किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इनके मात्रक बड़े स्पेशल है। अगर आप देखें तो फोटोमेट्री से इस तरह के न्यूमेरिकल्स के पूछे जाने की जितनी पॉसिबिलिटी है, उतनी ही पॉसिबिलिटी इनके मात्रकों को लेकर है। तो मेरा ये अनुमान है, मुझे ये लगता है कि ये संभावनाएं हैं कि इस बार के एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मात्रक उसमें आ सकते हैं। तो मात्रक को आप बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर कट अलग अलग याद रखिए। ठीक है, चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल के ऊपर आते हैं फिलहाल। तो इसमें यह कह रहे थे कि आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मेज के केंद्र से h ऊंचाई पर एक वैद्युत बल्ब जल रहा है। यानी कि आपको एक टेबल बनाना होगा, आपको एक वृत्ताकार टेबल बनाना होगा और उससे h ऊंचाई पर एक बल्ब रखना होगा। ये मान लीजिए वृत्ताकार टेबल है और इसकी सतह से h ऊंचाई पर यहां पर एक कोई ये बल्ब है, सपोज ये कोई बल्ब है। तो कह रहे हैं कि मेज के केंद्र तथा परिधि पर प्रदीप्ति घनत्व का अनुपात होगा। यानी आपको इल्यूमिनेंस निकालना होगा यहां पर मेज के इस केंद्र पर और इसके परिधि पर, यानी कि यहां पर या फिर कहीं पर भी। हम यहां पर दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से डायग्राम बनेगा। आप इसके पीछे भी कोई पॉइंट ले सकते थे, सामने का ये पॉइंट भी ले सकते थे, बट डायग्राम बनाने में इशू आएगा। ठीक है, तो यानी हमें यहां पर इल्यूमिनेंस पता करना इस लाइट सोर्स की वजह से, और हमें यहां पर भी इल्यूमिनेंस पता करना और दोनों का रेशियो पता करना है। ठीक है, चलिए तो पता करते हैं। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है कि इल्यूमिनेंस E इज इक्वल टू होता है I cos थीटा अपान R स्क्वायर। इसी को हम लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल बोलते हैं या लैम्बर्ट का कोज्या सिद्धांत बोलते हैं। और इस फार्मूले में I आप समझ रहे हैं, I इस लाइट सोर्स की ज्योति तीव्रता है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। I का मान तभी बदलेगा जब आपका ये सोर्स बदलेगा। ठीक है, और E जो है वो आपने पढ़ा कि पर यूनिट एरिया पर जितना फ्लक्स गिर रहा होता है उसको हम इल्यूमिनेंस E बोलते हैं। तो E इक्वल टू I cos थीटा अपान R स्क्वायर में थीटा क्या है, थीटा है किसी भी सरफेस के ऊपर खींचे गए नॉर्मल और उसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उनके बीच का एंगल। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी भी सरफेस का नॉर्मल और उस पर जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का जो एंगल बनता है वो वाले एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, और वही थीटा यहां पर कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। और आर क्या है, आर है लाइट सोर्स से उस सरफेस की दूरी जिस सरफेस के ऊपर हम ये इल्यूमिनेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन जब सेंटर वाले पॉइंट के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो बताइए कि सेंटर वाले पॉइंट के लिए हम थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस सोर्स ऑफ लाइट से सेंटर पर अगर आप ऐसे जाएंगे तो यही आपका इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन हो गया और यही इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल भी हो गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 हो गया। और दूसरा, इस सोर्स से इस सरफेस के बीच की दूरी क्या हो गई, h के बराबर हो गई। तो थीटा बराबर 0 और r बराबर h रखेंगे सेंटर वाले पॉइंट के लिए। तो हम सेंटर वाले पॉइंट के लिए इल्यूमिनेंस मिल जाएगा, इल्यूमिनेंस फॉर सेंटर इज इक्वल टू I cos 0, है ना। यानी जब भी लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है सरफेस के ऊपर तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और ऐसे केस में ये फार्मूला जनरलाइज होकर के E इक्वल टू I अपान R स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो I cos थीटा, ये I cos थीटा और अपान में R की जगह पर H रखेंगे तो ये हो जाएगा H स्क्वायर, सॉरी थीटा की जगह पर 0 है ना, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा I अपान में H स्क्वायर। इसको आप कोई मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और सेम चीज हम करेंगे अब इस वाले पॉइंट के लिए। इस वाले पॉइंट से देखिए लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है और आपको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा क्योंकि आपको थीटा निकालना है। तो इससे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इसके पैरेलल आप कह लीजिए, ये एक ऐसे नॉर्मल हो गया। तो इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसी एंगल को हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के लिए थीटा बोलेंगे। ठीक है, और आप देखिए दो पैरेलल रे को ऐसी कोई तिरछी लाइन जब काटती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और हमें फार्मूले में कॉस थीटा रखना है, कॉस थीटा। तो हम कॉस थीटा यहां वाले इस एक ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें फार्मूले में हमें रखना होगा ये थीटा, लेकिन यही थीटा के बराबर ये है।
तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप देखिए कॉस थीटा यहां से कितना आ जाएगा इस वाले पॉइंट के लिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, और आधार h है और ये कर्ण है, और ये आप देखिए सर्कुलर मेज का जो है रेडियस है वो रेडियस है, तो r ये है और h ये है, तो कर्ण का मान आप जान रहे हैं पाइथागोरस के थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, इसको कुछ हमने ऐसा नाम दे दिया है कैपिटल R, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण यानी h के अपान में कैपिटल R, तो ये हो जाएगा यानी h के अपान में कैपिटल R की जगह पर अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। ठीक है, तो इस सरकमफेरेंस वाले पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, सरकमफेरेंस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे दें, ठीक है, सेंटर बोला है और सरकमफेरेंस बोला है, तो इसको हम चलिए कुछ आई डैश बोल देते हैं, क्योंकि सी लिखेंगे तो सी फॉर सेंटर सी फॉर सरकमफेरेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आई की वैल्यू वही रहेगी कॉस थीटा, और अपान में क्या होता है कि सोर्स ऑफ लाइट से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहां पर आप इल्यूमिनेंस निकाल रहे, और आप देखिए पिछली बार यही हाइट ही इस पॉइंट और इस सोर्स के बीच की डिस्टेंस थी, अभी इस पॉइंट और सोर्स के बीच की डिस्टेंस ये r है, तो यहां पर अपान में आपको लिखना होगा r का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो r होता है इस सोर्स और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे h अपान r कह सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा i कॉस थीटा की जगह पर h अपान में कैपिटल R और ये कैपिटल R का स्क्वायर मिला करके r पावर 3, और इसको आपको ये नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखिए इस सवाल में थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आगे के कई सवाल हैं जो इसी तरीके से पूछे गए हैं, तो हमने आगे भी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब वो क्वेश्चन भी आपका इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हटाते हैं यहां से, और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना था, हमें निकालना था सेंटर वाले पॉइंट और सरकमफेरेंस वाले पॉइंट, यानी इसका और इसका रेशियो, सॉरी इसको ई बोलिए, ई डैश, तो इनका और इनका रेशियो निकालिए, तो आपका हो जाएगा ई सी और अपान में ई डैश इज इक्वल टू, ये सेंटर वाला है और ये सरकमफेरेंस का, तो ये आपका हो गया आई और अपान में एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, यहां से क्या हो गया, यहां से आपका हो गया आई एच और अपान में कैपिटल आर क्यूब, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आई अपान एच स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा आर क्यूब और अपान में आई इंटू में एच, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इन दोनों का रेशियो मिलेगा आर क्यूब अपान में एच क्यूब, यानी कि आप कह सकते हैं रेशियो मिल गया आर अपान एच का क्या, होल क्यूब। और ये कैपिटल आर की वैल्यू अभी आपको रखनी होगी, क्योंकि कैपिटल आर का मतलब क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां पर आप रख सकते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसके अपान में ये एच और इन सब का होल पावर 3। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में एच स्क्वायर है और यहां अपान में एच है, तो इस स्क्वायर रूट में से अगर हम एच स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा एच और अंदर ये बचेगा 1 और यहां बचेगा आर स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर, तो एच को कॉमन लेने के बाद और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर और ये अपान में एच, इसका होल पावर क्या 3, और ये वाले एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका पावर 3, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और उसका भी पावर 1/3, पावर इंटू पावर हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी रेशियो निकल के आएगा ई सी अपान ई डैश इज इक्वल टू, यहां से आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर का होल पावर 1/2 और 3 मल्टीप्लाई होकर के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी मेथड से इसी अप्रोच से आगे बढ़ना है, आगे भी कई क्वेश्चन है इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, और तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर का होल पावर 3/2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये है आपका लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर था पीजीटी का, तो ये है आपका पीजीटी 2009 से, इसमें कह रहे हैं कि द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड बाय 2%, द इल्यूमिनेंस एट द स्क्रीन विल बी, है ना, अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 2% बढ़ा दें तो इल्यूमिनेंस कितना चेंज हो जाएगा और किस तरीके से चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है इल्यूमिनेंस का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर इल्यूमिनेंस कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है कि E इज इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। सवाल में कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उसको 2% बढ़ा दिया गया, यानी परसेंटेज चेंज की अगर बात करें डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल टू, तो ये आपका दिया हुआ 2% और ये बढ़ाया जा रहा है इसलिए ये प्लस में होगा। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज चेंज बताना है इल्यूमिनेंस के अंदर, तो एक काम करिए आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका
चैप्टर नंबर मतलब जो मैकेनिक्स का पहला दूसरा लेक्चर उसी में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में ना तो आई बदल रहा है और ना ही cos थीटा में से कुछ बदल रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा एज ए कांस्टेंट है ना। तो जो भी इसके अंदर परसेंटेज चेंज आएगा वो इसकी वजह से आएगा, तो ये एज ए कांस्टेंट इसको छोड़ दीजिए। r पावर 2 है, ऊपर जाके r पावर -2 बनेगा, परसेंटेज चेंज में पावर पहले आ जाता है और जो बच गया r उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 है ना। ये परसेंटेज में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने का तरीका है जिसको हमने मैकेनिक्स के शुरुआत के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, ये हो गया -2 और इंटू में परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेडियस सॉरी इन लेंथ 2% मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 4%, यानी कि इल्यूमिनेंस में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा डेल्टा ई अपान ई, डेल्टा ई अपान में ई और इंटू में क्या 100। और माइनस में आने का मतलब ये कि जो इल्यूमिनेंस है वो घट रहा है। आप देखिए जब ये डिस्टेंस बढ़ रहा था तो आपने प्लस में लिखा था, तो यहां से जो परसेंटेज चेंज आ रहा है इल्यूमिनेंस का वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब 4% इल्यूमिनेंस घट जाएगा अगर हम डिस्टेंस को 2% बढ़ा देंगे, क्योंकि फार्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि ये चीज जब बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन यहां से दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 4% घट जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इस तरह से आपके पीजीटी में फोटोमेट्री से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन है पीजीटी का ही, इसमें कह रहे हैं कि दी luminous efficiency of a lamp is 8.8 lumen per watt and its luminous intensity is 700 candela, the power of the lamp will be। ये थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है आपको एक सेकंड के लिए। सबसे पहले इन्होंने ज्योति दक्षता का मान दिया हुआ 8.8 ल्यूमेन पर वाट। अब आप देखिए ल्यूमेन पर वाट दिया है, वहीं से आप पता कर सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या रहा होगा। ये ल्यूमेन है तो ज्योति फ्लक्स रहा होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स, और ये वाट है तो ये इलेक्ट्रिकल पावर रहा होगा, यानी कि फ्लक्स अपान पावर, ल्यूमिनस फ्लक्स अपान इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल कंज्यूम्ड पावर इज इक्वल टू ल्यूमिनस इफिशियंसी होता है। ठीक है, और आगे दिया हुआ ये ज्योति तीव्रता का मान कैंडिला में, तो आपको पता है कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है जिसका फार्मूला होता है एफ अपान में ओमेगा, मतलब ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है ये ईटा का फ्लक्स का, जिसका फार्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला लिख दें ताकि याद हो जाएगा। ये ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स और बटे में इलेक्ट्रिकल पावर, बटे में वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी, ये है 8.8 ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट। दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, तो दूसरी वैल्यू आपको गिवन है ये ज्योति तीव्रता का मान, ज्योति तीव्रता आई बराबर होता है ये ल्यूमिनस फ्लक्स एफ, यही चीज, और अपान में एंगल सॉलिड एंगल ओमेगा। और देखिए अगर आपके सोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि आपका सोर्स किस तरीके से है, तो इसका मतलब यह कि उस सोर्स की वजह से वो जो सोर्स है वो आपका आइसोट्रोपिक सोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्ड यूज होगा, आइसोट्रोपिक सोर्स होने का मतलब ये कि आपका जो सोर्स है वो एक ऐसा सोर्स है जिससे हर एक डायरेक्शन में बराबर अमाउंट में लाइट ट्रांसमिट हो रही है। इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक सोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं समदैशिक प्रकाश स्रोत, सभी दिशाओं में बिल्कुल बराबर प्रभाव डाल रही है। और जब भी आपका कोई लाइट का सोर्स आइसोट्रोपिक हो या समदैशिक हो, तो ऐसे कंडीशन में जो वो टोटल एंगल मतलब टोटल सरफेस से जो एंगल वो बनाती है, सॉलिड एंगल बनाती है, वो सॉलिड एंगल ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला होता है ना ओमेगा इक्वल टू सरफेस एरिया और अपान में रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आप पूरे सरफेस के द्वारा किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है, ये पूरे सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बन रहा है ये पूछेंगे, तो पूरे सरफेस का एरिया रखेंगे आप यहां पर कितना 4 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं इसको, यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर और अपान में हो जाएगा ये रेडियस आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 4 पाई स्टे रेडियन। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपको सरफेस डिसाइड नहीं रहेगा सरफेस का एरिया कितना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यह मानना है कि आपका जो सोर्स है वो आइसोट्रोपिक है, वो चारों तरफ बराबर मात्रा में लाइट भेज रही। लेकिन अगर सपोज आपका सोर्स ऐसा है जो सिर्फ इतने सरफेसेस में इधर से ऐसे ऐसे लाइटों को भेज रही है, तो यहां पर जो एंगल हम यूज करेंगे ओमेगा का, वो हमें इस डेल्टा और इस आर स्क्वायर के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके इसके अंदर रखना होगा।
तो जब आपको ओमेगा की वैल्यू कहीं से ना दिखे, कुछ ना मिले, तो इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू क्या है 4 पाई स्टेरेडियन, और आपका जो लाइट सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है, या कह लीजिए एक आइसोट्रोपिक लाइट सोर्स है। ठीक है, यहां पर आप f की वैल्यू रख सकते हैं, मतलब f अपान ओमेगा से आपको I मिलता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 700 कैंडिला, 700, इसी को हम ल्यूमेन अपान स्टेरेडियन को ही कैंडिला बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना है पावर यानी P की वैल्यू, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो हमें पता है ईटा की वैल्यू, तो हमें अगर ये पता है ये भी हम वैल्यू रख दें तो इन दोनों को सॉल्व करके हम P निकाल सकते हैं। और ल्यूमिनस फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास ये एक रिलेशन है, हमें ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आइसोट्रोपिक लाइट सोर्स के लिए, तो आप लिखेंगे f अपान में 4 पाई इज इक्वल टू 700, इसका मतलब f इक्वल टू हो जाएगा कितना 700 इंटू में 4 पाई, ये इतना क्या ल्यूमिन, ये आपको ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स का मान मिल गया। और ज्योति फ्लक्स का मान आप यहां पर रख दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगा। तो ज्योति फ्लक्स का मान कितना है, ये है आपका 700 इंटू में 4 पाई, और अपान में इलेक्ट्रिकल पावर को P बोल दीजिए, ये किसके इक्वल है, ये है आपका 8.8 के इक्वल। यहां से P की वैल्यू आ जाएगी कितना 700 इंटू में 4 पाई, और अपान में कितना 8.8। आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी 22 और अपान में 7। ठीक है, 22 अपान में 7, आप इससे कैंसिल कर लीजिए। देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 100 आ जाएगा, ये 8.8 है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा। तो ये 88 है और ये 8.8 है, इससे ये 10 बार डिवाइड होगा, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। तो 1000, और ये इलेक्ट्रिकल पावर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वॉट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं उसमें से एक ये भी टाइप है आपका कि आपको ल्यूमिनस इफिशियंसी दी जाएगी और आपको इलेक्ट्रिकल पावर या ल्यूमिनस इंटेंसिटी में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू पूछी जाएगी। यानी ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिकल पावर गिवन रहेगा, आपसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पिछला वाला सवाल आपका E इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर वाला डायग्राम बेस्ड वो आता है, तो उसमें कॉस थीटा को डिसाइड करके करना होगा। और दूसरा ये है कि आपको इफिशियंसी और ये इंटेंसिटी दे करके और पावर और इन इंटेंसिटी में से कोई एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आपके प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के सारे क्वेश्चन हमारे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हमने यहां पर ऐड किया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपके लिए कि 1 लक्स इज इक्वल टू 1 लक्स किसके बराबर होता है। तो ये तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि लक्स किसका मात्रक होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जो अभी हमने पीछे बताया कि जो लक्स होता है वो आपका इल्यूमिनेंस का मात्रक होता है, प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स। और इल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, तो इल्यूमिनेंस का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, कितना ज्योति फ्लक्स एकांक क्षेत्रफल पर आपतित हुआ, उसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेंस। ठीक है ना, प्रदीप्ति। और इसका जो मात्रक होता है वो लक्स होता है एमकेएस सिस्टम में। तो आप देखिए E इक्वल टू एफ अपान ए फार्मूला है, आप इसका मात्रक निकाल लीजिए, एक बार एमकेएस सिस्टम के लिए एक बार सीजीएस के लिए, तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला मात्रक यहां से देखिए, ये फ्लक्स है तो इसका मात्रक होता है ल्यूमेन, इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। और अपान में एरिया का अगर एमकेएस सिस्टम मीटर में बात करें तो ये मीटर स्क्वायर, और यहां से देखिए दूसरा ल्यूमेन और अपान में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो चीज है इल्यूमिनेंस का, ये जो मात्रक है इसी को हम बोलते हैं लक्स। और ये वाला जो मात्रक है इल्यूमिनेंस का, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फोट। और इस फोट और इस लक्स के बीच में एक रिलेशन भी है, 1 फोट इज इक्वल टू 10 पावर 4 लक्स। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ये चीज। ठीक है, तो बस आपको यही बताना था कि 1 लक्स किसके बराबर है, तो 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन अपान मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछते कि 1 फोट किसके बराबर है तो ये आंसर हो जाता 1 ल्यूमेन अपान में सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ल्यूमेन और फ्लक्स के फोट और लक्स के बीच का रिलेशन क्या है, तो 1 फोट इक्वल टू 10 पावर 4 लक्स के। ठीक, और ये है आपका इल्यूमिनेंस, या फिर इसी को हम इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी या इल्यूमिनेशन डेंसिटी बोलते हैं, प्रदीप्ति घनत्व। अगला सवाल देखिए, अगले में कह रहे हैं कि एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडिला प्रोड्यूसेस द फ्लक्स इक्वल टू, मतलब अगर एक आपके पास समदैशिक प्रकाश स्रोत हो और उस समदैशिक प्रकाश स्रोत की जो ज्योति तीव्रता है वो 2 कैंडिला है, तो वो कितना फ्लक्स उत्पन्न करेगा ये आपको पता है। ठीक है, तो देखिए ज्योति तीव्रता I बराबर होता है ज्योति फ्लक्स F और बटे में ओमेगा, यानी कि घन कोण ओमेगा।
तो I इक्वल टू एफ अपान ओमेगा, ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला हुआ। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी I बराबर कितना है, तो I बराबर है 2 कैंडिला के। और जो आपका लाइट का सोर्स है वो लाइट का सोर्स आइसोट्रोपिक है, यानी कि समदैशिक है। और समदैशिक लाइट का सोर्स मतलब कि वो चारों तरफ लाइट को स्कैटर करेगी बिल्कुल एक जैसे, और उन चारों तरफ से जो एक स्फीरिकल सरफेस आप इमेजिन करेंगे, उसकी वजह से उस पॉइंट पर, उस पॉइंट सोर्स के ऊपर कितना टोटल एंगल बनेगा, तो टोटल जो सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा इक्वल टू, आपने देखा ये फार्मूला है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। लेकिन आइसोट्रोपिक सोर्स के लिए ये पूरा एक स्फीयर के जैसा सरफेस बन जाएगा लाइट की वजह से, तो ये बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और अपान में आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्टेरेडियन के। तो अगर आपका आइसोट्रोपिक सोर्स है तो ओमेगा की वैल्यू कंफर्म है 4 पाई। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपका सोर्स कैसा है, तब भी ये अंडरस्टूड है कि ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई। लेकिन अगर आपको सवाल में दे दिया जाए कि इतना सरफेस एरिया है और इतनी दूरी पर यहां लाइट का सोर्स रखा हुआ है, तो फिर आपको ये वाला सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना होगा। और ये सॉलिड एंगल हो जाएगा, इसका एरिया आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में डेल्टा ए, और यहां से इस पॉइंट का, पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस दिया रहेगा आर, अपान में करेंगे आर स्क्वायर। यहां से जो ओमेगा आएगा उसको आप फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, कब, जब ये वैल्यू गिवन होंगी तब। नहीं दिया है तो ये नॉर्मल कंडीशन में अंडरस्टूड है कि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, बट यहां पर तो आइसोट्रोपिक सोर्स का हिंट भी इन्होंने दिया था, तो ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 4 पाई स्टे रेडियन की। तो बस आपको ये ज्योति फ्लक्स यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स निकालना है, जो कि ल्यूमेन में आएगा। तो आप देखिए F इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू में आई, ओमेगा मतलब 4 पाई होता है, बल्कि ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, F इक्वल टू 4 पाई आई। तो आप यहां पर रख दीजिए 4 पाई, और आई की वैल्यू कितनी, 2, ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा आंसर 8 पाई क्या, ल्यूमेन। तो ज्योति फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स का मान हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। ठीक, तो ये स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, ऐसी भी सिचुएशन आपको सवाल में देखने को मिल सकती है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आगे है, ये एक सेकंड, ये मिस्टेक हो गया है, आगे देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कह रहे हैं कि 5 ल्यूमेन पर वाट इज द ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ अ लैंप एंड इट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज 35 कैंडिला, द पावर ऑफ द लैंप इज, है ना। पीछे भी आपने सेम तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपको ल्यूमिनस इफिशियंसी दिया हुआ है, आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया हुआ है, आपको पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं जल्दी से। तो आपको ये ईटा की वैल्यू गिवन है, जिसका फार्मूला होता है इफिशियंसी का, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ल्यूमिनस फ्लक्स और अपान में पावर। इसकी वैल्यू गिवन है 5 ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, 5 ल्यूमेन पर वाट। और दूसरा आपको दिया हुआ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई की वैल्यू, आई का फार्मूला होता है एफ अपान में ओमेगा। कोई कंडीशन अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होगी। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ये 35 कैंडिला, और आपसे पावर पी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक काम करेंगे, पहले इस दूसरे वाले समीकरण की हेल्प से हम f की वैल्यू निकालेंगे, है ना। f अपान 4 पाई इक्वल टू 35 है, तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू में 4 पाई के। और जब f की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो इसी f की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको मिल जाएगा f की जगह पर 35 इंटू में 4 पाई, और अपान में है p इज इक्वल टू कितना, 5। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, और p की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद p इक्वल टू हो जाएगा 28 पाई। 28 पाई, यहां पर पाई के रूप में आंसर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू रखिए 22 अपान में 7 से इसको कैंसिल करेंगे 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और ये पावर है तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें कह रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए यहां पर आपको इंटेंसिटी पूछी जा रही है, और कौन सी इंटेंसिटी आपको बतानी है, जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करने वाली जो इंटेंसिटी है वो आपकी इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है E। क्योंकि अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, ज्योति तीव्रता की बात करें, तो ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक सोर्स नहीं बदलेगा। हर एक लाइट सोर्स की अपनी एक ज्योति तीव्रता, अपनी एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। लेकिन जो E की वैल्यू है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सरफेस आपके लाइट के सोर्स से कितनी डिस्टेंस पर है। तभी तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ E इज इक्वल टू एफ अपान में ए। सरफेस के एरिया पर डिपेंड करता है, ये सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सोर्स आपका सेम है,
सेम ही सोर्स बना हुआ है, अगर यही लाइट का सेम सोर्स है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट के सोर्स का होता है, किसी पोजीशन पर किसी सरफेस का नहीं होता है। और इल्यूमिनेंस जो होता है वो पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, कितना ज्योति फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है, उसको हम इल्यूमिनेंस बोलते हैं या इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी या डेंसिटी बोलते हैं। तो इस बात को आपको गेस करना होगा, यहां से पता करना होगा कि जब ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंस पूछ रहे हैं, दैट मींस ये आपका ई वाला टर्म होगा, आई वाला टर्म नहीं होगा। ये वाली इंटेंसिटी की बात नहीं, ये वाली इंटेंसिटी की बात हो रही। और ये आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए आपके पास है लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल, ई इक्वल टू आई कॉस थीटा और अपान में क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इल्यूमिनेंस जो है या इल्यूमिनेशन डेंसिटी इंटेंसिटी आर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर होता है। तो आप इसमें तुरंत ही आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो कि यहां पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि सबको यही पता है ई इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर से ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो आप रूल आपने लिखा हुआ है, याद किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सोर्स के लिए लागू होता है। आपका लाइट सोर्स अगर एक पॉइंट सोर्स है तो ऐसे में इल्यूमिनेंस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आपका लाइट सोर्स एक सिलेंड्रिकल सोर्स है, एक बेलनाकार सोर्स है, तो इसके लिए जो इल्यूमिनेंस होता है वो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। ठीक है ना, ये वाली बात आपको नोट कर लेनी, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपान आर। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली इंटेंसिटी है कि ये वाली इंटेंसिटी है, और दूसरा ये है कि ये जो फार्मूला आपने याद किया हुआ है लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल, ये आपके पॉइंट चार्ज के लिए, सॉरी पॉइंट सोर्स के लिए एप्लीकेबल है। सिलेंड्रिकल सोर्स अगर है तो उसके लिए ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज, यानी कि आपको एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल में यहां पर एक लाइट का सोर्स है और यहां एक पॉइंट ए दिख रहा है और यहां पर एक पॉइंट बी दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है ये इस सर्किल का सेंटर है। तो आपको बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इस लाइट सोर्स की वजह से जो प्रदीप्ति घनत्व होगा, जो इल्यूमिनेंस होगा, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, और आप देखिए कि आपको पता है कि इल्यूमिनेंस का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन होता है उसके लिए आपके पास फार्मूला है लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल, आई कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें थीटा और आर के बारे में पता करना होगा, क्योंकि लाइट का सोर्स अगर नहीं बदल रहा है तो इंटेंसिटी आई भी नहीं बदलेगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और सोर्स अगर वही है तो आई की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम होगी, यानी हमें आर और थीटा के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए की बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए के लिए इस आर की जगह पर हमें क्या लिखना होगा। तो पॉइंट ए के लिए आप देखिए आर के लिए क्या लिखना होगा, इस पॉइंट ए की इस सोर्स से जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अगर हम इसको रेडियस को आर नाम दे दें, ठीक है, या कैपिटल आर दे दीजिए, इसको कैपिटल आर नाम दे दें, तो ये कैपिटल आर ये हो गया और कैपिटल आर ये हो गया, यानी सोर्स से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। ठीक है, और अगर थीटा की बात करें तो थीटा आपको पता ही है कि जो भी हमारे पास सरफेस है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, उस सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन और जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल थीटा होता है, वो थीटा हम यहां पर फार्मूले में यूज करते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट का हमें अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपको पता ही है कि सेंटर से सर्किल या स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली जितनी भी लाइन होती है वो इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होती है, नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यही वाली लाइन तो है, और लाइट भी बिल्कुल ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन सेम है, तो पॉइंट ए के लिए थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे में हम पॉइंट ए के लिए ई ए इल्यूमिनेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई कॉस 0 और अपान में ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आई और अपान में cos 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली अब हम पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी के लिए हमें थीटा और आर की वैल्यू डिसाइड करनी होगी, ये हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी के लिए डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, ये यहां से लाइट ऐसे आएगी तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, और जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की बात करें तो सेंटर से ये सरफेस के ऊपर ये देखिए ये आपका नॉर्मल हो गया, तो ये वाला थीटा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और थीटा क्या बल्कि कॉस थीटा पूरा आपको लेना पड़ेगा, थीटा आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पता है।
तो ये देखिए 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये आर है, ये भी रेडियस है, ये भी आर है। तो आप चाहे तो इस डायग्राम से ही cos थीटा डायरेक्टली निकाल सकते हैं पॉइंट बी के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है ना आधार बटे में कर्ण। तो ये हो गया आर, और जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा, ये आर पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर, यानी कि आर एक बाहर निकलेगा तो आर अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आर अंडर रूट 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 यानी कि cos 45, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या 45, थीटा इक्वल टू क्या 45। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा इससे भी आसान तरीका है, आप सीधे सीधे यहां पर देखिए कि इसको जब आप इससे मिलाएंगे तो अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला साइड आर के बराबर, ये वाला साइड आर के बराबर, यानी दोनों रेडियस के बराबर है। और किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो गए तो उनके जो सामने अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का जो एंगल है वो दोनों मिलकर के 90 होना भी चाहिए और बिल्कुल बराबर भी होना चाहिए। तो कितना ऑप्शन बचता है 45। ठीक है, तो ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 आ गई पॉइंट बी के लिए, थीटा इक्वल टू 45। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना रखेंगे स्मॉल आर। तो सोर्स से इस पॉइंट के डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला था, आर अंडर रूट 2 आ गया था, कैपिटल आर अंडर रूट 2। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप ई बी निकाल लीजिए। पॉइंट बी के लिए इल्यूमिनेंस ई बी इक्वल टू हो जाएगा आई कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू सीधे 1 अपान रूट 2 रखेंगे, ये 1 अपान रूट 2 और अपान में स्मॉल आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा, तो यानी 2r स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट बी का इल्यूमिनेंस। ठीक है, दोनों का इल्यूमिनेंस मिल गया। अब इनका रेशियो ही निकालना है, तो रेशियो निकाल लेंगे, ई ए अपान ई बी करेंगे। पहले पॉइंट ए का इल्यूमिनेंस फिर पॉइंट बी का इल्यूमिनेंस। पॉइंट ए का इल्यूमिनेंस आप देखिए ये है आपका आई अपान 4 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पॉइंट बी का इल्यूमिनेंस है आई अपान, यहां से रूट 2 है और यहां से 2 है, यानी 2 रूट 2 और उसके बाद में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई करेगा तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, आई से आई भी कैंसिल, तो ऊपर जाएगा 2 रूट 2 और अपान में बचेगा 4, तो 2 रूट 2 और अपान में आ जाएगा 4, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 और 2 ये है, रूट 2 ये है, तो इसका मतलब यहां से बचेगा क्या 1 अपान में रूट 2। यानी कि आप कह सकते हैं इल्यूमिनेंस एट पॉइंट ए इल्यूमिनेंस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1 अपान रूट 2, यानी कि 1 रेशियो रूट 2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही तरीका है, पीछे जो आपने एक सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन किया था कहानी वही है, बस आपको थीटा डिसाइड करना आना चाहिए और आर डिसाइड करना आना चाहिए। ये 2 पॉइंट पता है तो आप इल्यूमिनेंस का रेशियो या जो भी वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट सोर्स एंड स्क्रीन व्हिच इज 60 सेंटीमीटर इज इंक्रीज टू 180 सेंटीमीटर, द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इंटेंसिटी विल बी। ठीक है, अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है अगर उसको 60 से बढ़ा करके 180 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आपको बताना है कि प्रारंभिक तीव्रता की तुलना में पर्दे पर नई तीव्रता का मान, यानी कि जो फाइनल इंटेंसिटी आ रही है, जो फाइनल इल्यूमिनेंस आ रहा है वो इनिशियल इल्यूमिनेंस से कितना गुना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास फार्मूला है E इक्वल टू क्या आई कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से सोचेंगे, जैसे आपको यह भ्रम हो सकता है ना कि कौन सी तीव्रता है, मात्रक तो दिया नहीं है, कैसे डिसाइड करें। इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िए, कहीं पर भी इस बात की जिक्र नहीं की गई है कि जो सोर्स है वो लाइट का सोर्स को बदला गया है, यानी इतने कैंडेला वाले सोर्स को हटा करके इतने कैंडेला वाले सोर्स को लाया गया, ऐसा तो है नहीं कुछ, और ना ही ऐसी कोई वैल्यू ये पूछना चाह रहे हैं। तो एकदम ये क्लियर है कि ये सीधे सीधे आपसे यही वाली इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और इसमें बदल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू जो कि 60 से बढ़कर के 180 हुई। ठीक है, तो आप देखिए इल्यूमिनेंस जो होता है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल से हमें पता है, तो हमें रेशियो निकालना था और कैसा रेशियो चाहिएगा, हम ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक तीव्रता की तुलना में नई तीव्रता, यानी आपको अंतिम वाली तीव्रता बटे में प्रारंभिक वाली तीव्रता का मान ज्ञात करना है। पहले वाले की तुलना में दूसरे वाले की वैल्यू पता करनी, दूसरे की तुलना में पहले वाले की वैल्यू नहीं पता करनी, तो आपको E2 अपान E1 चाहिए। फिलहाल हम अभी E1 और E2 का रेशियो यहां से लेंगे, तो ये उल्टा रिलेशन है, तो ये हो जाएगा R2 और अपान में R1 और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। ठीक, और यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं, R2 जो है वो है 180 सेंटीमीटर और R1 जो है वो आपका 60 सेंटीमीटर और इनका ये है स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9,
यानी आपको मिल गया E1 अपान E2 इज इक्वल टू 9/1, तो आप यहां से निकालेंगे E2 अपान E1 इज इक्वल टू 1 अपान क्या 9, 1/9। ठीक है, तो 1/9 का मतलब 1/9 गुना हो जाएगा। देखिए एक तरह से आप साफ साफ यहीं से देख सकते हैं कि अगर आपने दूरी को 3 गुना किया, अगर आपने दूरी को 3 गुना बढ़ाया तो जो तीव्रता है वो उसके 3 गुने का पहले तो उल्टा करना होगा फिर स्क्वायर करना होगा, तो यानी 1/9 गुना तीव्रता हो जाएगी। यहां से सीधे सीधे आप इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। और अगर आपको ये चीजें नहीं समझ पा रहे तो आप सीधे फार्मूले पर आइए, रेशियो निकालिए, तो आंसर तो आएगा, बट ये थोड़ा टाइम खाएगा। तो इस बात का अगर आपको ध्यान है तो आप सीधे यहां से देख सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा रिलेशन है, उसमें भी स्क्वायर हो रहा है। तो अगर 3 गुना हो रहा है तो 1/3 गुना तो होगा नहीं, 1/9 गुना होगा क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, छोटा सा क्वेश्चन है कि इन अ 2000 वॉट टंगस्टन लैंप whose efficiency is 18 lumen per watt, luminous intensity is। ठीक है, देखिए ये ऐसा ही सवाल हमने पीछे जिक्र किया था कि आपको हो सकता है कि पावर देकर के ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछे, आपको हो सकता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी देकर के पावर पूछे। तो यहां पर देखिए क्या दिया, 200 वॉट, यानी ये पावर की वैल्यू, 200 वॉट क्या है, पावर है। जिस लाइट सोर्स की बात की जा रही है वो लाइट सोर्स कितने पावर का है, 200 वॉट का। और उसके बाद कह रहे हैं कि हुज इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब ल्यूमिनस इफिशियंसी, ल्यूमिनस इफिशियंसी ईटा निकालने के लिए हम फ्लक्स अपान पावर करते हैं। तो ये इफिशियंसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 18 ल्यूमेन पर वॉट, 18 ल्यूमेन पर वॉट। और आपको बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वैल्यू, यानी आपको आई की वैल्यू बतानी। तो आई कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू तो एफ अपान ओमेगा होता है। और लाइट सोर्स यहां पर बताया नहीं गया किस तरह का लाइट सोर्स है आपका, आइसोट्रोपिक है कि नहीं है। तो आपको पता है जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है तो वो आइसोट्रोपिक ही होता है, और अगर मेंशन हो गया तब तो ठीक है, और अगर कोई दूसरा सिचुएशन आ गया तो फिर उसमें आपको ओमेगा को वहां से डिसाइड करना होगा। तो यहां पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब ये आइसोट्रोपिक का केस हो गया, जनरल केस हो गया। ओमेगा की जगह पर 4 पाई रखेंगे, यहां से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं आई इक्वल टू एफ अपान 4 पाई से। लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एफ की वैल्यू चाहिए होगी, और उसी एफ की वैल्यू को निकालने के लिए ही आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है। तो आप यहां पर अगर P की वैल्यू रख देते हैं तो आपको F की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी, यानी F इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू पी, 18 इंटू पी, और P की वैल्यू कितनी है 200। तो इसका मतलब ये इतना क्या हो गया, ल्यूमेन, इतना ल्यूमेन आपको ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू मिल गई, और आप यहां पर रख दीजिए, यानी 18 इंटू 200, और अपान में आ जाएगा 4 पाई, पाई की वैल्यू 22 और अपान में 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो पूरा रिजल्ट निकल के आएगा ये लगभग आता है 286 पॉइंट समथिंग करके। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया वही सबसे नजदीक का ऑप्शन है, कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो यही करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं आएगा 287, बट ये 286 पॉइंट समथिंग यानी 287 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि आपको ये फार्मूले अगर जितना अच्छे से क्लियर कट याद है, इनके मात्रक जितने अच्छे से याद है, थीटा और आर को डिसाइड करने के तरीके को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर फोटोमेट्री में कुछ भी नहीं, फोटोमेट्री में फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि अ सोर्स ऑफ 500 कैंडिला इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ पीस ऑफ स्फीरिकल सरफेस ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, स्फीरिकल सरफेस का एक छोटा सा पीस है जिसका एरिया दिया हुआ कितना 0.5 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई अगर स्फीयर आप इमेजिन करें तो पूरा स्फीयर नहीं है हमारे पास, सिर्फ इसका एक एरिया दिया हुआ, छोटा सा पीस दिया हुआ है 0.5, इसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है ना, 0.5 मीटर स्क्वायर, ये इस छोटे से हिस्से का एरिया, यानी डेल्टा ए की वैल्यू आप कह सकते हैं गिवन है। ठीक है ना, डेल्टा ए की वैल्यू यहां पर गिवन है, इसको हम यहां लिख देते हैं, ये डेल्टा ए है, डेल्टा ए इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। और आगे करें कि इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस बी 5 मीटर, मतलब ये जो छोटा सा सरफेस, स्फीरिकल सरफेस का छोटा सा टुकड़ा है, पीस है, इसको अगर एक स्फीयर पूरा कंप्लीट बनाते तो उसका कैसा रेडियस निकल के आता, 5 मीटर निकल के आता, यानी सेंटर से सरफेस के बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 मीटर, ये रेडियस आर की वैल्यू। ठीक है, और इसमें क्या क्या, क्या रहता है कि अ सोर्स ऑफ 500 कैंडिला इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी जो लाइट का सोर्स है वो कहां रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, लेकिन स्फीयर के सेंटर पर नहीं, बल्कि स्फीरिकल सरफेस के एक छोटे से पीस के सेंटर पर। यानी एक्चुअल में ये पूरा ये वाला जो सीन आपको दिख रहा है ना, ये अवेलेबल है नहीं,
बस हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो छोटा सा एरिया आपको गिवन है वो इसी स्फीयर का एक छोटा सा पीस है, छोटा सा एक टुकड़ा है, और इसी के सेंटर पर यहां पर 500 कैंडिला वाला कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है, और ये सेंटर कितना, रेडियस कितना है इसका, तो ये रेडियस कह रहे हैं 5 मीटर है। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। अब देखिए सरफेस पूरा तो अवेलेबल है नहीं, सरफेस तो इतना ही अवेलेबल है, तो इस सरफेस के लिए कितना फ्लक्स निकल के आएगा ये आपको बताना, और ये बताने के लिए, इस पूरे सरफेस का फ्लक्स बताने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास ऑप्शन यही है ना, I इज इक्वल टू एफ अपान क्या होता है, ओमेगा के। और अगर आपका ये सोर्स ऐसा होता कि उसके लिए पूरा का पूरा सरफेस अवेलेबल होता, तो पूरे सरफेस की वजह से इस सोर्स के ऊपर यानी सेंटर के ऊपर टोटल जो ओमेगा बनता वो 4 पाई होता। लेकिन यहां पर आपके पास दूसरा सरफेस है नहीं, जो भी लाइट जा रही है वो इसी सरफेस के ऊपर जा रही है, तो आपको देखना होगा कि इसकी वजह से इस सेंटर के ऊपर टोटल कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, ओमेगा। वो ओमेगा आप निकालेंगे इस फार्मूले से, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर से, और डेल्टा ए की वैल्यू है 0.5 मीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 5 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये ओमेगा की वैल्यू, इतनी स्टे रेडियन, और ओमेगा की वैल्यू आ गई तो आपको इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है ना, सॉरी इंटेंसिटी आपको गिवन है, आपको ल्यूमिनस फ्लक्स निकालना है, तो आप देखिए एफ इक्वल टू ओमेगा इंटू आई, और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई नहीं बल्कि कितना 0.5 अपान 25, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया कितना 0.5 अपान में 25, और इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितना, ये है 500 कैंडिला, यहां रखेंगे 500 कैंडिला, और एक जीरो से ये 5 बन जाएगा, तो 5 इंटू 50 और अपान में क्या 25, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 10 करिए, कितना हो जाएगा 10 ल्यूमेन। यानी कि इस सरफेस से इस लाइट सोर्स की वजह से पास होने वाला जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 10 ल्यूमेन, जो ज्योति फ्लक्स का मान आएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स आएगा वो आएगा 10 ल्यूमेन के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि कब हमें ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रखनी है और कब नहीं रखनी। तो जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा सरफेस की बात हो रही है या फिर आइसोट्रोपिक सोर्स है, तो फिर आप ओमेगा इक्वल टू 4 पाई रखेंगे। अदरवाइज इस तरह का केस आपको मेंशन होगा तो फिर आप ओमेगा की वैल्यू इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, बस 4 से 5 क्वेश्चन और मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इफ ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ अ लैंप इज 2 ल्यूमेन पर वॉट एंड इट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज 42 कैंडिला देन द पावर ऑफ द लैंप इज। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, ल्यूमिनस इफिशियंसी ईटा की वैल्यू गिवन है, और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई की वैल्यू गिवन है, और आपसे पावर पी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस तरह के पीछे हमने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और जो भी इसमें से करेक्ट आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहे हैं कि द मैक्सिमम illumination on a screen at a distance of 2 meter from a lamp is 25 lux. The value of total luminous flux emitted by the lamp is. ये भी आसान सा एक सवाल है, देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी आप कह सकते हैं आर की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, और मैक्सिमम जो इल्यूमिनेशन है वो है 25 लक्स, यानी आप कह लीजिए ई की मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन है 25 लक्स। अब E की मैक्सिमम वैल्यू देने से क्या मतलब है, आप देखिए आपके पास यही फार्मूला है ना, R डिस्टेंस पर इल्यूमिनेशन निकालने के लिए E इक्वल टू आई कॉस थीटा और अपान में R स्क्वायर, और आप इस फार्मूले से कह सकते हैं कि E की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वो भी तब होती है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, जो कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो E मैक्सिमम का फार्मूला बन जाएगा आई अपान क्या R स्क्वायर की। यानी आप कह सकते हैं कि जहां पर थीटा की वैल्यू 0 बन रही है वहां पर सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस पाया जाता है, तो यही वाली वैल्यू गिवन है, दैट मींस ये E इक्वल टू ई मैक्सिमम का मतलब क्या आई अपान R स्क्वायर का केस है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, और आपसे पूछे टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी आपको F की वैल्यू बतानी, आपको F की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो अगर R की वैल्यू गिवन है और E की वैल्यू गिवन है, तो आप देखिए इन दोनों रिलेशन से, या यहीं पर आप देख लीजिए ये जो फार्मूला बन रहा है E मैक्स इक्वल टू आई अपान R स्क्वायर, आपको E मैक्स की वैल्यू पता है, आपको R की वैल्यू पता है, तो आप यहां से I निकाल सकते हैं, और अगर I निकल गया तो फिर तो आप F भी निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। आप देखिए हम यहां से I निकालने जा रहे हैं, I इक्वल टू हो जाएगा E मैक्सिमम और इंटू में R स्क्वायर,
और ई मैक्सिमम है 25, सबका यूनिट वगैरह एकदम प्रॉपर है एमकेएस सिस्टम में। आर स्क्वायर यानी ये 4 हो जाएगा, कितना हो गया ये 100, और ये ज्योति तीव्रता है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कैंडिला। आई की वैल्यू मिल गई 100 कैंडिला, और अगर आई मिल गया तो ज्योति फ्लक्स यानी ल्यूमिनस फ्लक्स एफ निकालना है, तो आई इक्वल टू फार्मूला हमारे पास होता है एफ अपान में ओमेगा। और आप देखिए इस सवाल में अब कोई भी सोर्स मेंशन नहीं है कि आइसोट्रोपिक सोर्स है नहीं है, इतना सरफेस है उतना सरफेस, कुछ नहीं दिया हुआ है। दैट मींस ये अंडरस्टूड है कि जो सरफेस है वो आपका पॉइंट सोर्स या आइसोट्रोपिक सोर्स है। इसके लिए ओमेगा की टोटल वैल्यू 4 पाई होती है, तो आप यहां से एफ की वैल्यू निकालेंगे 4 पाई इंटू आई, दैट मींस 4 पाई आई, और आई की वैल्यू 100 है तो 4 पाई इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इंटू में 4 और इंटू में 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 और 3 12 हो जाएंगे, और 14 गुणे 4 करेंगे 56 हो जाएंगे, 1256। और ये फ्लक्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ल्यूमेन, यानी कि 1256 ल्यूमेन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सोर्स था वो आइसोट्रोपिक सोर्स था, इसलिए एफ इक्वल टू 4 पाई आई काम करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ 3000 ल्यूमेन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर, द फ्लक्स थ्रू वन साइड इज, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब आप जानते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, और तीनों आपस में बिल्कुल बराबर भी होती हैं, इसी को हम क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इस क्यूब के अंदर इसके सेंटर पर एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, और इस लाइट सोर्स का जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स है 3000 ल्यूमेन, क्योंकि ल्यूमेन क्या है, फ्लक्स की तो वैल्यू है, ये है 3000 ल्यूमेन। यानी इस लाइट सोर्स से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो इतना निकल रहा है, और ये जो क्यूब है इसके साइड की लेंथ है कितनी, 2 मीटर। तो कह रहे हैं कि एक साइड से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो एक साइड बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कि इसको आप बोलिए एक फलक से, एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्योंकि एक भुजा से गुजरने का क्या मतलब, ये तो एक पॉइंट है, एक लाइन है पतला सा, है ना। तो इस पूरे मतलब 6 टोटल सरफेस है, तो पूरे 6 सरफेस के लिए अवेलेबल फ्लक्स है 3000 ल्यूमेन। तो सिर्फ एक सरफेस से अगर गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछा जाए, जैसे वो गॉस के थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है ना, कि ये क्यूब या क्यूबॉइड का केस देते हैं और अंदर कोई चार्ज रखा रहता है, कहते हैं कि अगर टोटल इसके अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो 6 सरफेस होते थे तो 1/6 कर देते थे, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज ये भी है, ये लैंग्वेज में भुजा की बजाय आपको सरफेस बोलना पड़ेगा, सतह बोलना पड़ेगा, फलक बोलना पड़ेगा। तो एक सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो इसी का 1/6 हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान में 6, क्योंकि बिल्कुल सबका एरिया बिल्कुल सेम है, जितना फ्लक्स इससे पास होगा उतना ही इससे सबसे इक्वल पास होगा। तो 6 लोगों में बिल्कुल इक्वल पास हो रहा है, तो एक लोग से कितना पास हो रहा होगा, तो टोटल आपका 3000 था, उस 3000 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 500, और आंसर क्या हो जाएगा ल्यूमेन। यानी कि किसी भी एक सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है 500 ल्यूमेन। अब इसी तरह से दूसरे वाले से भी देखते, ये भी होता 500 ल्यूमेन। अगर एक का आपने निकाल लिया, अगर आपसे 2 का पूछे होते तो 1000 हो जाता, 3 का पूछते 1500 हो जाता, है ना। एक का अगर आपने निकाल लिया तो अब तो आप किसी का भी बता सकते थे, ठीक। तो यहां पर भुजा की बजाय सरफेस बोलना ज्यादा एक्यूरेट होगा, 500 ल्यूमेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहे कि टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स ऑफ 1 कैंडिला इज, एक कैंडिला का कोई प्रकाश स्रोत है, यानी उसकी ज्योति तीव्रता अगर 1 कैंडिला है तो वो टोटल कितना फ्लक्स उत्पन्न कर सकती है, ये आपको बताना है। तो आपके पास फार्मूला है सिंपल सा, I इज इक्वल टू एफ अपान में ओमेगा। सोर्स के बारे में मेंशन नहीं है, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन हियर। यहां पर आप 4 पाई रखेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा 4 पाई आई, और आई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1 कैंडिला, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और फ्लक्स है तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या ल्यूमेन, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 4 पाई ल्यूमेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और ये हमारे द्वारा किया जाने वाला लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद के दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, उनको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अलग है ये।
इसमें करें करेक्ट एक्सपोजर फॉर अ फोटोग्राफिक प्रिंट इज 10 सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ 20 कैंडिला। मतलब एक सोर्स है, आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए कि एक लाइट का सोर्स है और इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है 20 कैंडिला। इस लाइट सोर्स से कितनी डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है, और स्क्रीन मतलब फोटोग्राफिक प्लेट है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये जो लाइट इंसिडेंट की जाती है वो 10 सेकंड तक लाइट इंसिडेंट की जाती है। तो फिर क्या होता है, आप जिस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाह रहे थे उसका प्रॉपर इमेज यहां पर दिखाई देता है, या कह लीजिए प्रॉपर उसका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, यही कहानी है। लाइट सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी गिवन है कैंडिला में, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक फोटोग्राफिक प्लेट है। उस फोटोग्राफिक प्लेट पर अच्छे से क्लियर प्रिंट निकालने के लिए लाइट कितनी देर तक इंसिडेंट करनी होती है, इसको टाइम ऑफ एक्सपोजर बोलते हैं, 10 सेकेंड है। अब एक दूसरा सिचुएशन देखिए क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल फॉगिंग ऑफ प्रिंट, मतलब बिल्कुल सेम इंटेंसिटी का एक दूसरा प्रिंट, बिल्कुल सेम क्वालिटी का एक दूसरा प्रिंट प्राप्त करना है, तो कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ 16 कैंडिला सोर्स। मतलब आप सोर्स आपको बदलना होगा। अगर आपको सोर्स बदल करके 20 कैंडिला से 16 कैंडिला का करना हो और डिस्टेंस 1 मीटर की बजाय 2 मीटर करनी हो, तो अब उसी फोटोग्राफिक प्लेट पर सेम क्वालिटी का प्रिंट पाने के लिए कितने टाइम तक इस वाली लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितने टाइम तक इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करें कि सेम तरीके का प्रिंट हमें प्राप्त हो जाए। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि प्रिंट प्राप्त करने का मतलब यह हुआ, मतलब कितनी अच्छी उसकी ब्राइटनेस होगी, कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट मिलेगा, ये प्रिंट डिपेंड करता है कि उस सरफेस के ऊपर कितना लाइट इंसिडेंट हुआ है, टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई। और किसी भी सरफेस के ऊपर उसके पर यूनिट एरिया में 1 सेकेंड के अंदर जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है उसी को तो हम ई बोलते हैं, क्योंकि ई इक्वल टू क्या है भाई, एफ अपान में ए, यानी पर यूनिट एरिया में। और ये एफ क्या है, ये 1 सेकेंड में इंसिडेंट होने वाला लाइट एनर्जी है, या विजिबल एनर्जी है, या फिर लुमिनस फ्लक्स है ना, क्योंकि 2 तरह के फ्लक्स होते हैं ना, एक आपका रेडिएशन फ्लक्स था, एक आपका ल्यूमिनस फ्लक्स था। तो रेडिएशन फ्लक्स में दोनों आते हैं आपके विजिबल नेचर के और जो इनविजिबल है वो भी। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों को मिला देते हैं तो वो रेडिएशन फ्लक्स होता है। सिर्फ विजिबल वाले की जब बात करते हैं, विजिबल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही है कि ई का मतलब यही होता है कि पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू, ये जब इसकी डिफिनीशन आप पढ़ते हैं तो इसमें 1 सेकेंड ऑलरेडी मेंशन होता है। तो पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड में जितनी एनर्जी या जितना रेडिएशन, जितना फ्लक्स इंसिडेंट होता है उसी को तो हम बोलते हैं इल्यूमिनेंस। और आपको अगर सेम क्वालिटी का प्रिंट चाहिए तो दोनों पर चाहे जितना टाइम लगाइए, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको ई की वैल्यू जो चाहिए टी टाइम लगाने के बाद, वो वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि ये पर यूनिट टाइम है, ये पर यूनिट एरिया है, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं एफ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप कह सकते हैं टोटल जो एफ की वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों ही सरफेस के लिए सेम होनी चाहिए। और आप यहां से इसको आप चाहे तो सरफेस एरिया से भी मल्टीप्लाई करिए, जैसे इस क्वेश्चन में एरिया सेम था इसलिए नहीं मेंशन है, अगर एरिया भी बदलते तो इसको आप इधर ले आते, तो यानी आप कह सकते थे एफ इक्वल टू कितना, ई इंटू में ए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो ई इंटू ए आ रहा है ये अभी भी पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, ये वो वैल्यू है। आपको पूरे टी टाइम की बात अगर करनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसी में टी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इस केस को ऐसे बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी टी टाइम में ए सरफेस एरिया के ऊपर ई इल्यूमिनेंस की वजह से जो स्टोर होगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू टी। और अगर आपको सेम क्वालिटी का प्रिंट चाहिए तो दोनों ही केस में Q1 बराबर Q2 होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं E1 A1 T1 बराबर होना चाहिए E2 A2 T2। और यहां पर A1 A2 की कोई जिक्र नहीं, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट सेम है, एरिया भी सेम होगा, तो आप इसको ये कह सकते हैं E1 इंटू T1 इज इक्वल टू E2 इंटू क्या T2। आप इसको इन जनरल ऐसे भी याद रखते हैं, E इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, बुक्स में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, E इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। सेम क्वालिटी का प्रिंट प्राप्त करने के लिए E इंटू टी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी सेम क्वालिटी का प्रिंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, E इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं बस। इसके बाद आप देख लीजिए, यहां पर आपको ये 2 मीटर क्या दिया हुआ है, R की वैल्यू गिवन है, और T की वैल्यू पहले क्या दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। और जो लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी
20 दिया हुआ है, तो ई का फार्मूला है ना आपके पास, ये लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल, ई इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर थीटा का जिक्र नहीं है, इसका मतलब लाइट सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल 0 हो जाएगा, तो थीटा की कोई जरूरत नहीं होगी, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1। तो ई इक्वल टू आई अपान आर स्क्वायर से काम चलेगा यहां पर। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही केस के लिए हम लिखेंगे E1 की जगह पर हो जाएगा I1 अपान R1 स्क्वायर, और इनटू में T1 इज इक्वल टू E2 की जगह पर हो जाएगा I2 अपान R2 स्क्वायर, और इनटू में क्या T2। बस जितनी इसमें टर्म दिख रही है सबकी वैल्यू आप रख दीजिए। I1 कितना है, पहले सोर्स जो था उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी वो थी 20 कैंडिला, तो यहां पर हो जाएगा 20, और दूरी कितना था, दूरी था 1 मीटर, तो 1 मीटर का आप स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 ही आएगा। और टाइम कितना था, टाइम ऑफ एक्सपोजर कितना था 10 सेकेंड, यहां पर 10 रख देंगे। दूसरे वाले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो 16 है, तो यहां पर हो जाएगा 16, और अपान में डिस्टेंस कितना है 2 है, सॉरी डिस्टेंस कितना था, एक सेकेंड, डिस्टेंस दूसरे वाले में 2 मीटर था ना, यहां पर गलत हो गया, यहां पर पहले क्वेश्चन में 1 मीटर था, पहले क्वेश्चन ये हिंदी में गड़बड़ हो गया ना, तो यहां पर पहले 1 मीटर था और बाद में 2 मीटर, तो यहां पर ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमने 1 रखा था यहां से, और यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यही T2 हमें सेकंड वाले केस में टाइम ऑफ एक्सपोजर पता करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए ये कुछ 4 हो जाएगा यहां पर, और इस 4 से इसको करेंगे 5 हो जाएगा, और ये 1 मतलब ये 1 है अलग से, तो ये 5 इंटू 10 करेंगे 50 हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 सेकेंड। यानी अगर आप अपने लाइट सोर्स को चेंज करते हैं, आप अगर डिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो आपको टाइम ऑफ एक्सपोजर भी चेंज करना होगा, ताकि टोटल उतनी ही एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हो, उतना ही लाइट इंसिडेंट हो जितना पहले वाले केस में हुआ था, तभी आपको सेम क्वालिटी का प्रिंट उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो T1 की वैल्यू अब 10 की बजाय क्या हो जाएगी, जो पहले 10 सेकेंड थी वो अब बदल करके दूसरे वाले केस में कितनी हो जाएगी 50 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप ये वाली बात याद रखें कि प्रिंट के लिए जो उसके ऊपर टोटल लाइट इंसिडेंट होगा अलग अलग सोर्सेस से, वो एनर्जी टोटल अगर कांस्टेंट है तो प्रिंट भी आपको सेम ब्राइटनेस का, सेम क्वालिटी का मिल जाएगा। तो Q इक्वल टू E इंटू A इंटू T। जनरली क्या होता है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है वो अलग अलग नहीं होता है, इसलिए एरिया वाला केस भी इसमें नहीं आता। तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे एनर्जी के लिए कि T टाइम में ए सरफेस एरिया के ऊपर टोटल कितनी एनर्जी हो जाएगी, E इंटू टी के बराबर। तो हम यहां से यही कहते हैं E इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब भी प्रिंट वाले क्वेश्चन आए ना कि सेम क्वालिटी का प्रिंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप E इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और बाद में E की जगह पर फिर इसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे, आई कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो ये हमारी तरफ से 17 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है हम पढ़ देते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपना आंसर बताना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि अ फाइन प्रिंट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ लैंप ऑफ 60 कैंडिला एक्सपोजिंग फॉर 40 सेकेंड। मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और टाइम ऑफ एक्सपोजर है 40 सेकेंड, और जो लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी है 60 कैंडिला। आगे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस टू हैव द सेम क्वालिटी ऑफ प्रिंट। मतलब इस पर्टिकुलर केस में जिस क्वालिटी का प्रिंट मिल रहा था उसी क्वालिटी का प्रिंट पाना है। और केसेस क्या है कि पहला केस कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट लैंप इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जो डिस्टेंस था 20, उस 20 को अगर 20 की बजाय 10 कर दें, बाकी कुछ नहीं बदलना है। टाइम ऑफ एक्सपोजर टाइम ऑफ एक्सपोजर आपको पता करना है, लेकिन लाइट का सोर्स नहीं बदला हुआ इन्होंने। जैसे केस नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें ये सोर्स नहीं बदला गया है, इसका मतलब कि आपको जो 60 कैंडिला है उसको भी लेना है केस नंबर 2 में, और डिस्टेंस को 20 की बजाय 10 लेना है, और टाइम ऑफ एक्सपोजर तो बदलना ही होगा क्योंकि यही तो आपको फाइंड आउट करना है। यानी इस वाले केस में आपको T2 पता करना है, ये आपका R2 दिया हुआ है, और I2 वही होगा जो कि I1 था। ठीक, केस नंबर 2 में क्या है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लैंप ऑफ 120 कैंडिला, यानी केस नंबर 2 में अब हमारा लाइट का सोर्स बदल गया, ये 60 कैंडिला की जगह पर अब हमें रखना होगा क्या, I2 की वैल्यू रखनी होगी 120 कैंडिला, और डिस्टेंस जो पहले था वही मेंटेन है 20 सेंटीमीटर। यानी इसमें हमने लाइट का सोर्स बदला है, इसमें हमने डिस्टेंस बदला है, उसके हिसाब से हमें दोनों ही केस में टाइम ऑफ एक्सपोजर पता करना है ताकि हमें सेम क्वालिटी का प्रिंट मिल जाए। ठीक है,
और यही क्वेश्चन का यहां पर आगे हिंदी भी है, आप इसको देख सकते हैं कि एक फोटोग्राफिक फिल्म को 60 कैंडिला के लैंप से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपतित किरणों के लंबवत 40 सेकंड तक रख करके उत्तम प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में उतनी ही उत्तम प्रिंट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय की गणना कीजिए। केस नंबर 1, लैंप से कागज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। केस नंबर 2, 120 कैंडिला क्षमता के लैंप से कागज को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक है, समझ गए आप इस सवाल को? तो यह सवाल आपको हल कर लेना है। पिछला जो क्वेश्चन आपने किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। एक और क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए। If the distance of lamp hanging at 4 meter from a table is decreased by 1 meter, then the percentage increase in the illuminance on the table is। यानी कि मेज के ऊपर 4 मीटर की ऊंचाई पर लटकते हुए लैंप को 1 मीटर नीचे कर दिया जाए। मतलब लैंप से 4 मीटर टेबल से 4 मीटर ऊपर कोई लैंप है, उसको 1 मीटर नीचे कर दिया जाए, यानी 3 मीटर ऊपर हो गया अब। तो ऐसे में इतना चेंज करने के बाद प्रदीप्ति कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? अगर आप डिस्टेंस को 4 से बढ़ा करके 3 कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है ना, इल्यूमिनेंस या प्रदीप्ति घनत्व जो E है वो चेंज हो जाएगा। E इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर से आप डिस्टेंस R को 4 से घटा करके 3 कर रहे हैं, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा भी। तो आपको इसकी बढ़ी हुई वैल्यू नहीं बतानी है, बल्कि आपको उसको परसेंटेज में बताना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि परसेंटेज में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। तो एक क्वेश्चन में शुरुआत में उधर बीच में कोई दिया था और लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके जो भी आंसर आते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आई होप कि आज का ये जो लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने सप्लीमेंट्री लेक्चर देखा है और आज के इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया है तो फोटोमेट्री वाले जो टॉपिक है उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो एक छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार आए हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, बट आसान है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ के जाना है ना। हो सकता है इस बार के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा होगा फिजिकल ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।